हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बताने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6 इन द इंडियन इकोनॉमी। नाउ इन द अर्लियर वन वी अंडरस्टैंड द इंडियन फॉरेन ट्रेड बेनिफिट्स and the compositions, directions. All this we did it, but now we have to be understand what was the need behind to be new economic reforms, why, and what is the meaning of new economic reforms. Today we are going to be discuss. So as you know, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी जो कंट्री में हुआ था, बहुत बड़ा जो यू टर्न लेके आया था, यू टर्न पॉलिसी भी हम इसको बोलते हैं, 1991 में, आफ्टर जुलाई 1991. सो आफ्टर बैटलिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 90s, जैसे हमने आपको बोला कि बहुत बड़ा जो लड़ाई थी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की, जो 1971 से लेकर 1972, 75 और 73 में भी हमारी चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई थी, और देश में एग्रीकल्चर से हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो इसी वजह से हमारा जो इम्बैलेंसेस हुए थे, इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हुए थे, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हुए थे। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे हमारे 90s में, उसको देखते हुए उससे बाहर आए। कैसे बाहर आए? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच केम टू बी नोन एज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं कि जो बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए, पॉलिसीज़ जो बनाई गई, प्लान्स बनाए गए, स्ट्रैटेजीज बनाई गई for the country growth and development. So these economic reforms which help to accelerate the pace of economic development. तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये रिफॉर्म्स थे, और ये रिफॉर्म कौन से थे अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये रिफॉर्म थे आपके, there are three components, there are three broad measures you can also set. The policy of liberalization is in the place of licensing for the industries trade. पहली पॉलिसी थी आपकी क्या, लिबरलाइज कर देना, 1991 में इकोनॉमी को ओपन कर देना, क्लोज। पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी, क्लोज थी। अब 1991 के बाद इकोनॉमी क्या हो गई, ओपन हो गई। So the policy of liberalization has to be adopted in the place of licensing for the industrial and trade. ये हम लिबरलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तब हमको बताएंगे। सेकेंड वन, द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द प्लेस ऑफ क्वार्टाज फॉर द इंडस्ट्रीज। क्वार्टाज वगैरह प्राइवेटाइजेशन के लिए हमने किया, क्वार्टाज वगैरह को हटाया। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द प्लेस ऑफ परमिट्स, ग्लोबलाइजेशन के लिए तरफ हम बढ़े आगे, और परमिट्स को हमने हटाया फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। सो अल्टीमेटली द LPG वॉज सेट टू रिप्लेस द LQP. LPG here it stand, liberalization, privatization and the globalization replace the licensing, quotas and the permits in the 1991. So this is the new economic reform. So here what is the new economic reform? New economic reforms refers to the set of economic policies, वो economic policies which direct to accelerate the pace of growth and development, जो हमारे देश को आगे ले जाए। इसके पीछे जो रीज़न है, हम आपको रीज़न बता देते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करने का। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा, जब हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था, कब किया था, 1 अप्रैल 1951 में किया था। इंडिया ने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम कर रहे थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, और हमारी इकोनॉमी जो सिस्टम थी, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम थी, जहाँ पे सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था। और इंडिया को 11 साल हो गए थे 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुए हुए। इवन वी कैन से
11 5 ईयर प्लान हैज़ बीन कम्प्लीटेड, मतलब कि हमने क्या किया था, 11 साल नहीं, 11 साल की बात नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि 11 5 ईयर प्लान जो सेट्स थे 5 साल की, वो कंप्लीट हो गए थे। तो उसको देखते हुए एक बहुत बड़ी बात ये थी कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो जैसे कि हम बात करें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस was primarily assigned for the role in the process of economic growth and development. Private sector was not allowed; they were played the secondary role. So many restrictions such as licensing, permit of exports and imports, and these policies focus on protecting the domestic industry from the international competition. इससे कुछ हद तक ग्रोथ तो मिली, मगर इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। हमने प्रोटेक्ट तो किया, प्रोटेक्शन करने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई और हमारी कंट्री में जो ज़रूरत थी एम्प्लॉयमेंट की, गुड्स की, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस गुड्स, और उसको चैनलाइज करने में एक हद तक तो सक्षम हुई थी, मगर ग्रोथ जो हम बढ़ाना चाह रहे थे इकोनॉमी की, वो नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से, और दूसरा ये भी था कि पूरा का पूरा किसके ऊपर था डिसीजन, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के ऊपर था, मतलब कि सोशलिस्ट पैटर्न चल रहा था। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, and you also know that the public sector enterprises become breeding center of corruptions and the inefficiencies. सबसे ज़्यादा करप्शंस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में होता है और इनएफिशिएंसीज भी होती हैं, परफॉर्मेंस भी उनका डाउन जाता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। दे फेल टू बी मॉडर्नाइज एंड डाइवर्सिफाइड। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाई अपने आप को बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉस। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए, कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स जो हम आपको बताने वाले हैं। वो रीजंस हैं, पहला, द नीड फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड वाई। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका, द फर्स्ट पॉइंट इज द फिस्कल पॉलिसी डेफिसिट in the economy was increased and touched the level of 8.4% in 1990s to 1991. फिस्कल डेफिसिट से हम आपको बता दें, फिस्कल मीन्स, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दी फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च की अगर हम बात करें, तो यहाँ इस पॉलिसी के तहत, इस पॉलिसी में फिस्कल डेफिसिट कब होता है? डेफिसिट मीन्स रेवेन्यू जब कम हो जाना और एक्सपेंडिचर्स हमारे ज़्यादा हो जाना, तो हम उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इन द इकोनॉमी वाज इंक्रीज एंड टच द लेवल ऑफ 8.4% इन 1990s। गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए थे और इनकम रेवेन्यू सोर्सेज बहुत कम थे, इसी वजह से। दूसरा रीज़न है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BPO जो हम बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, द पेमेंट ऑफ वेयर, ये हम आपको बाद में मैक्रो में भी बताएंगे। वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, फिर बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज बिकम मोर एडवर्स। उस समय हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे। एक्सपोर्ट करने के पास ड्यू टू हाई ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट यार अब वही हो गया आपका व्यापार में, लेस एक्सपोर्ट मोर इम्पोर्ट्स, हम बाहर से कंट्री से खरीदते रहते थे बिकॉज वी आर मोर फोकसिंग ऑन दी प्रोटेक्टिंग दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हम लोन लेना ज़्यादा अच्छा समझते थे, इवन टू प्रमोट दी प्राइवेटाइजेशन ऑन दैट टाइम।
ठीक है, फॉरेन कैपिटल रेज नहीं करते थे हम वहाँ उस टाइम में। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था। थर्ड वन, द हाई फॉरेन डेप्ट, फॉरेन डेप्ट बर्डन वॉज इंक्रीजिंग दी कंटिन्यूसली। इसी की वजह से जो हमारा कर्ज था, फॉरेन लोन था, वो क्या था, बढ़ने में था। तो देयर वॉज नीड टू अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। एंड द नेक्स्ट वन, इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो रीच द लेवल ऑफ 18%। अगर हम महंगाई की बात करें, खुदरा महंगाई की बात करें, तो 18% बढ़ गई थी गुड्स की कीमतें, जिससे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वो भी हमारे लिए क्या था, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कंट्री के लिए, कि कैसे महंगाई को कम किया जाए और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, लोगों की रोज़गार इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये था, there was very important on that time, it was very important to control the inflation. Now next one is, the government was unable to mobilize the resources for public sector enterprises. अब गवर्नमेंट भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी मैनेजमेंट करने में, टू एलोकेट द रिसोर्सेज इवन ऑल्सो in the different sector of the economy. So that's why this is the major reasons. And the next one is last one, the fall in foreign exchange reserves. For foreign exchange reserves जो थे हमारे, जो हम यूज़ करते थे इंपोर्ट करने के लिए वेरियस गुड्स, कैपिटल आइटम्स एंड कंज्यूमर आइटम्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री एंड द अदर कंट्रीज, इट वॉज फॉल, ख़त्म होते जा रहा था, टू दी सच लो लेवल दैट दीज वर नॉट इनफ टू पे फॉर द इम्पोर्ट बिल्स ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया था, अपने अपने जो ट्रेजरी थी, जो गोल्ड रिजर्व्स थे, उनको भी क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने, मॉर्टगेज कर दिया था, गिरवी रख दिया था। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह जो है, हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है, उन लोगों ने भी क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया को कर्ज देने से। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न टू अडॉप्ट द फॉरेन, टू अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड द पॉलिसी।